हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज का हमारा चैप्टर है फोर्स, एंड जिसके बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा कि फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुल है या तो पुश है। ठीक है, फोर्स एक पुल है या तो पुश है, जिसके मदद से हम लोग किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं या स्टेशनरी बॉडी यानी कि जो बॉडी मूव नहीं कर रही है उसे मोशन में ला सकते हैं। फोर्स बहुत सारे चीज करने में काम आता है, जैसे कि अगर एक बॉडी एक सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हम लोग फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को रिड्यूस भी कर सकते हैं। किसी भी बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। अब ये कैसे? जैसे कि क्ले है, क्ले में अगर आप फोर्स एक्सर्ट करोगे तो आप फोर्स एक्सर्ट करके उसे किसी भी शेप का बना सकते हो। ठीक है, फिर मान लीजिए एक बॉल स्ट्रेट मूव कर रही है तो आप उसको मतलब स्ट्राइक करके उसका डायरेक्शन भी बदल सकते हो। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने क्या पढ़ा फोर्स के बारे में? फोर्स एक पुल है या तो पुश है, जिसके मदद से हम लोग ये चारों चीज कर सकते हैं। किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, किसी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, बॉडी की डायरेक्शन और स्पीड को बदल सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं, और किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। तो ये सब तो हमने पहले क्लासेस में पढ़ ही लिया था, बट क्लास 10 में आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फोर्स के वजह से दो तरह के मोशंस होते हैं, मतलब जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो नेमली दो तरह के मोशंस होते हैं। पहला क्या है? लीनियर या ट्रांजिशनल मोशन। अब ये क्या है? जब भी हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाए तो वो कौन सा मोशन कर रही है बॉडी? लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी व्हिच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन। ठीक है, तो लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है? जब भी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं एंड वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में ही उसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि अगर आप एक बॉल को किक कर रहे हो, मतलब पुश कर रहे हो, तो बॉल जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को लगाया है उसी डायरेक्शन में बॉल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो क्या है? लीनियर या ट्रांजिशनल मोशन। जैसे कि ये एक एग्जांपल है इसका। फिर आता है रोटेशनल मोशन। अब मान लीजिए एक बॉडी है जो कि ऐसे तो घूम सकती है बट वो एक फिक्स्ड पॉइंट से लगी हुई है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे वो फिक्स्ड है, जैसे कि ये व्हील या साइकिल का टायर। ठीक है, तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे लगा हुआ है। ठीक है, और उसको आप फोर्स लगा करके घुमा सकते हो। तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? वो टायर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इसके डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। इफ अ बॉडी इज पाइवटेड एट अ पॉइंट, पाइवटेड यानी कि फिक्स्ड एट अ पॉइंट, एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सूटेबल पॉइंट। यहाँ पे कहीं पे भी आप फोर्स अप्लाई, लेट्स से हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो ये जो व्हील है ये ऐसे घूमता जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन। It rotates the body about the axis passing through the pivoted point. This is the turning effect of the force. तो इस फोर्स के वजह से इस व्हील पे एक टर्निंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो व्हील है ये गोल गोल घूम रहा है, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो ये व्हील का एग्जाम्पल से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई एक बॉडी है, जैसे आटा पीसने वाली जो चक्की होती है तो वो बीच से फिक्स्ड होती है एंड हैंडल लेकर के हम लोग उसको घुमा सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन हो रहा है कि वो बॉडी उसी पॉइंट पे फिक्स्ड होके एक जगह घूम रही है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे एक न्यू टर्म पे जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है? It is equal to the product of the magnitude of force and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. It is a
वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जिसको डायरेक्शन से मतलब हो। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स से स्पीड। अब अगर आप बोलोगे कि इस ऑब्जेक्ट की या इस व्हीकल की स्पीड कितनी है, मैंने बोला 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें आपको डायरेक्शन जानना जरूरी नहीं है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स है क्या। ठीक है, ये एक बॉडी है जो कि इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहां पे लेट्स से आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो जब आप बॉडी पे यहां पे फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या घूमेगी, ठीक है। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इसी को, ये टर्निंग इफेक्ट किस वजह से हो रहा है? आपने जो फोर्स अप्लाई किया, और अब इसमें दो चीज आपको समझना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स के वजह से, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस बॉडी पे एंड बॉडी जो घूम रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? ये है हमारा सेंटर, सेंटर से लेकर के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया है तो लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से d, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? जो आपने फोर्स अप्लाई किया है इनटू डिस्टेंस। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं जो कि इस फोर्स के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कितना घूम पा रहा है ये व्हील, उसी को क्या बोलेंगे? टॉर्क। एक फोर्स इस व्हील को कितना घुमा पा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क। व्हील को ही क्यों, किसी भी बॉडी को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इनटू सेंटर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क या तो मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। और साथ ही में आपको एक और चीज मेंशन करनी है कि बॉडी जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इस केस में बॉडी किस तरफ घूम रही है? इस केस में बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि मोमेंट किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं है। तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क समझ में आ गया होगा। नाउ ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक स्टोन है जो कि इस पॉइंट से फिक्स्ड है। हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा अगर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है तो ये रहा सेंटर, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो दोनों इन चीजों के बीच का जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है, दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब ये डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा मोमेंट ऑफ फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। तो टर्निंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी कम टर्न होगी, अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी ज्यादा टर्न होगी। दूसरा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन यही सेंटर या पाइवट को बोलते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों का डिस्टेंस एंड इन दोनों के फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बहुत छोटा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, न्यूटन मीटर होगा। और सीजीएस यूनिट क्या है?
सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर। इसीलिए सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डाइन इनटू सेंटीमीटर। ग्रेविटेशनल सिस्टम के अनुसार एसआई यूनिट क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का केजीएफ मीटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंडर में फोर्स का एसआई यूनिट केजीएफ होता है एंड मीटर मीटर ही रह जाता है। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या होगा, केजीएफ मीटर होगा। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, जीएफ सेंटीमीटर होगा। आई होप ये यूनिट्स क्लियर है। अब रिलेशनशिप बिटवीन दीज यूनिट्स, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ रिलेशनशिप्स, जैसे कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। यहाँ पे न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 मीटर होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 न्यूटन कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, यानी कि 1 लाख डाइन होगा। एंड ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो जब भी बेस सेम होता है 10 और 10 और मल्टीप्लाई हो रहा है वापस से, जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है 10 10, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 + 2 क्या होगा, 7। तो ये आंसर होगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। वैसे ही 1 kgf 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, मीटर को चेंज करना ही नहीं है, तो 1 kgf मीटर इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर और 1 gf सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 980 डाइन सेंटीमीटर। आई होप ये यूनिट्स एकदम क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं कि कोई एक बॉडी जो एक पाइवट पे फिक्स्ड है, उस पे जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब ऐसा क्या करे कि मोमेंट ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूस हो कम फोर्स लगा करके, मिनिमम फोर्स लगा करके मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे अचीव किया जा सकता है। फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी बाय अ गिवन फोर्स, मतलब एक गिवन फोर्स से आप मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। The force should be applied on a body at a point for which the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation is maximum। तो आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये एक बॉडी है जो कि एक पाइवट पे फिक्स्ड है। अब आपको फोर्स अप्लाई करना है और मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरा इतना हुआ एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, दैट इज d। तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि ये, इसके बाद आप फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकते हो ना, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो मैक्सिमम आप कहाँ डिस्टेंस आई मीन फोर्स अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो इस लाइन ऑफ एक्शन में, तब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये, एंड तभी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तब आप छोटा फोर्स लगा के भी एकदम मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है, किसी भी फोर्स से अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क अचीव करना है, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट अचीव करना है, तो सेंटर और फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, क्योंकि ये बहुत बार बार मैंने रिपीट किया है। तो आगे बढ़ते हैं ना। अब जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपने फोर्स को अप्लाई किया है एंड बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो जब भी आगे हम लोग सम्स करेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक के डायरेक्शन के ऑपोजिट, ठीक है, क्लॉक के डायरेक्शन के ऑपोजिट
मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात पता होगी, बट स्टिल जिनको नहीं पता, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट देख लेते हैं। ये एक क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक का जो डायरेक्शन है वो कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। मतलब यहां से चालू होता है और ऐसे जाकर के खत्म होता है। तो अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, तो ये क्लॉक का डायरेक्शन फॉलो कर रही है, तब क्या होगा, क्लॉकवाइज। एंड अगर बॉडी कैसे मूव करेगी, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है क्लॉक के डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। अब कोई भी बॉडी है, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर बॉडी रोटेट कर रही है एक सर्टेन डायरेक्शन में, तो आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पॉइंट को चेंज कर दो, या तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन को चेंज कर दो। अगर आप फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगा। एंड अगर आप फोर्स इस साइड अप्लाई कर रहे हो तो अब उसे इस साइड अप्लाई करो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तभी भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहला, बॉडी लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, लेट से आपने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो जब आपने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया था तब बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे व्हील को पुश करोगे तो व्हील जो है इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलना है तो उस व्हील पे फोर्स क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट पे लगाएंगे। तो जब इस पॉइंट पे लगाएंगे तो जो व्हील ऐसे घूम रहा था वो व्हील कैसे घूमने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है जब आपने फोर्स यहाँ पे लगाया। जब आप डायरेक्शन फोर्स का चेंज कर दोगे तो व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब सेकंड मेथड क्या है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने का, आपने फोर्स जब इधर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया तब ये जो व्हील है ये क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक सेकंड, ये पाइवट है। तो पहले हमने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया था फोर्स, अब हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो जो बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही थी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो दो मेथड्स है, पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर दो या तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दो, तब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी बदल जाता है, ठीक है। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे बात करेंगे जिसमें हम लोग टर्निंग इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द हैंडल ऑफ अ डोर इज प्रोवाइडेड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द hinges so that a smaller force at a larger perpendicular distance from the hinges producing the maximum moment of force required to open or shut the door। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो भी हैंडल होता है डोर का वो हिंज से एकदम दूरी पे प्रोवाइडेड होता है। जैसे कि ये डोर है, डोर दीवार पे 2 पॉइंट्स पे फिक्स्ड होता है, ठीक है, 2 पॉइंट पे फिक्स्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंजेस। तो जो हैंडल है, कभी भी देखा है कि हैंडल यहाँ पे प्रोवाइडेड है? नहीं, हैंडल हमेशा इस पॉइंट पे प्रोवाइडेड होता है जो कि एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हिंज क्या है, हमारा पाइवट है। पाइवट क्या होता है, जिससे बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट पे अटैच्ड होती है। तो पूरा का पूरा डोर हिंज पे अटैच्ड है, ठीक है। तो सेंटर से और यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ हमारा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहीं पे आप फोर्स अप्लाई करोगे ना,
तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि सेंटर से एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तब आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डोर को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो हैंडल क्यों प्रोवाइडेड है? ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस होने के वजह से सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो और आपको कम फोर्स लगाना पड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट है, the upper circular stone of a hand flour grinder is provided with a handle near its center। तो इसमें भी हैंड फ्लावर ग्राइंडर यानी कि जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, ठीक है, तो उसमें जो हैंडल है वो बीच वाले सेंटर से एकदम दूर में प्रोवाइडेड होता है। और जो लोग आटा पीसते हैं उन लोगों को ऐसे आटा पीसना होता है। तो इतने दूर हैंडल क्यों किया रहता है सेंटर से? ताकि सेंटर से और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में मैक्सिमम डिस्टेंस हो और कम एफर्ट के साथ ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, जो व्हील है वो ज्यादा टर्न हो पाए, ज्यादा फोर्स ना लगाना पड़े। फिर थर्ड पॉइंट है, अ स्पैनर इज यूज्ड टू टाइटन और लूजन अ नट। दिस इज अ स्पैनर, यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, एंड ये है हमारा पाइवट यानी कि फिक्स्ड पॉइंट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो एकदम मैक्सिमम है, तो आपको फोर्स बहुत ही कम लगाना पड़ेगा और टर्निंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर a jack screw used to lift a heavy load such as a vehicle has a long arm so that a less effort is needed to rotate it so as to raise or lower the jack। तो जैक स्क्रू एक डिवाइस है जिसे कार के नीचे रख के फिर हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं और वो कार को लिफ्ट करता रहता है। तो जो रोटेट करने वाला पॉइंट होता है और जो सेंटर पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये सभी एप्लीकेशन सेम बात बता रहे हैं कि डिस्टेंस मैक्सिमम रखेंगे तब फोर्स कम अप्लाई करना होगा और टर्निंग इफेक्ट फिर भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब फाइनली आई होप मोमेंट ऑफ फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कपल क्या होता है एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज हमने डिस्कस किया टू काइंड्स ऑफ मोशन, टॉर्क एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कपल एंड कुछ इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। तो टिल देन गुड बाय।